वो आप लोगों से समझ लग जाए। तो हम इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो बड़ा एक क्वेश्चन सबसे पहले जो आता है कि इंट्रोडक्शन को इतनी वेटेज सीएसएस में क्यों दी जाती है। सीएसएस के एग्ज़ाम में, एसए के पेपर में इंट्रोडक्शन में ही लोग इतना फोकस क्यों करते हैं और फोकस करने के बाद भी लोग फेल क्यों हो जाते हैं। एक तो सबसे इसमें समझने वाली बात ज़रूरी ये है, वो ये कि दिस इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू द फर्स्ट थिंग दैट एग्जामिनर इज़ गोइंग टू रीड। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपका ऐसे पढ़े ना पढ़े, उसने आपका इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ना है, बिकॉज इट इज़ द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ योर ऐसे। और इसी ने फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है। जैसे एक इंसान कमरे में आता है तो जो आप उसको पहले देख के अंदाज़ा लगाते हैं, जिस कैटेगरी में रेट करते हैं, तो वो बंदा उस माइंड में आपके उस तरह से ही चलता है फिर। तो इसी तरह एग्जामिनर देखता है कि यार ये बंदा जो मेरे पास ऐसे लिख के आया है, तो इसने जो बात की है तो वो किस लेवल पे बात की होगी। तो शुरू से उसको इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो सारी डिटेल में जाए, इसीलिए इस पर बड़ा फोकस किया जाता है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन फिर चीज़ क्या है? इंट्रोडक्शन ऐसी चीज़ है कि जैसे अगर मैं कमरे में आता हूँ और मेरे से पहले कोई आके मेरा इंट्रोडक्शन करवाता है, तो वो आके आप लोगों को क्या चीज़ बताएगा? आके आपको ये बताएगा कि जनाब हमाद साहब आ रहे हैं और ये इनका नाम है, इस शहर से ताल्लुक़ है, ये इनकी डिग्री है। अब ये 3-4 डिफरेंट चीज़ें बता दी हैं, लेकिन आप सबको पता चल गया कि मैं कौन हूँ। आपको डिटेल कुछ नहीं पता चली कि मैं कौन हूँ, ये नहीं पता मेरे नाम का मतलब क्या है, मैं कितनी तनख्वाह है मेरी, क्या प्रोफेशन है, डिग्री मैंने किस चीज़ में की, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटी मोटी कुछ बातें बता दी हैं, ऐसी बातें हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है दूसरी बात से। मेरे नाम का और मेरे प्रोफेशन का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब ये इकट्ठे जोड़े जाते हैं तो इट मेक्स सेंस। इसी तरह जो इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर आपके 8 to 10 पैराग्राफ्स होंगे। एक पैराग्राफ के अंदर 8 to 10 सेंटेंसेस होंगे और 150 से 170 वर्ड्स होंगे, और ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ऐसा ना हो कि आपके सेंटेंसेस बहुत छोटे हों 8 to 10 और आपके 100 वर्ड्स के अंदर वो पूरा हो जाए। एक नॉर्मल पैराग्राफ जो होता है वो होता है 5 to 7 सेंटेंसेस का, और उसमें वर्ड्स होते हैं आपके 80 to 100। लेकिन ये इंट्रोडक्शन जो है, इट्स नॉट अ नॉर्मल पैराग्राफ, इट्स अ डिस्क्रीट पैराग्राफ, जिसमें जुमलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो जब इकट्ठे यूज़ होते हैं तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं, एंड इट मेक्स सेंस व्हेन दे आर पुट टुगेदर। तो इसीलिए इसमें 8-10 जुमलों का होना ज़रूरी है। 8-10 जुमलों का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी 8 से 10 जुमलों के अंदर 8 से 10 डिफरेंट थॉट्स फ्लो करेंगे। तो डिफरेंट आइडियाज़ 8 से 10 आपके इंट्रोडक्शन के अंदर होने चाहिए। और वर्ड्स भी इतने मैंने इसलिए बात की है बिकॉज इट इज़ वेरी वाइडली सेड कि आपके जो इंट्रोडक्शन है वो आपके जो पेपर की फर्स्ट साइड है, जो सामने वाली साइड है, उसके ऊपर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा उस साइड के ऊपर आना चाहिए। उससे पहले भी ना ख़त्म हो जाए साइड से, और अगले पेज पे ऐसा कि आप टर्न करें पेज और आगे जाके ख़त्म हो रहा हो। सो द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ योर इंट्रोडक्शन शुड रीच बिफोर यू टर्न द पेज ओवर। अब इसमें जो नेक्स्ट बात है कि वाई इज़ इंट्रोडक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऐसे, वो इसलिए है कि बिकॉज इट इज़ अ मेक और ब्रेक फॉर द कैंडिडेट। जो मैंने बात पहले कि एग्जामिनर ने यही पढ़ना है और यहीं से वो हिसाब लगाएगा कि आप किस लेवल पे फॉल कर रहे हैं। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक पैराग्राफ, सिर्फ अगर किसी ने आपको एक पैराग्राफ पे जज करना हो कि आपके पास क्या क्वालिटीज़ हैं, तो शायद वो आपके पूरे सीएसएस में यही पैराग्राफ हो। इस पैराग्राफ में आपको देख के ये भी पता चल सकता है कि आपकी अंग्रेज़ी किस लेवल की है, आपकी अंग्रेज़ी में मिस्टेक्स तो नहीं है, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, पंक्चुएशन आपको आती है, आर्टिकल्स का यूज़ आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सब चीज़ें आती हैं। आपके पास जो कंटेंट है, जो आप बात कर रहे हैं, आर यू बैकिंग योर सेंटेंसेस विद एम्पिरिकल एविडेंस या हवाई बातें कर रहे हैं। आपको फिर इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर में लिखना है। मैंने जिस तरह बात की कि 8 से 10 डिफरेंट जुमले हैं, तो वो ऐसे ही नहीं लिखे जा सकते कि आप रैंडम लिखते हैं 8 से 10 जुमले। उनके पीछे एक साइंस है पूरी, वो एक स्ट्रक्चर में होने चाहिए। इसीलिए तीनों चीज़ें इसमें पूरी हो जाती हैं जो कि आपको एक अच्छा ऐसे एक सीएसएस का लिखने के लिए रिक्वायर्ड है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जामिनर इज डेफिनेटली गोइंग टू रीड इट वेरी कीनली। सो व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन? सीएसएस के ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन लिखने के कौन से डिफरेंट तरीके हैं? तरीके बहुत सारे वेरी करते हैं, आपको काफ़ी सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे इस पर, और कोई दो लोगों का सेम तरीका नहीं होता। लेकिन जो वाइडली नोन तरीके हैं वो ये दो हैं, एक है फनल अप्रोच और एक है रिवर्स फनल। तो एज इट गोज बाय द नेम, कि जो फनल है, फनल अप्रोच क्या होती है? फनल अप्रोच फनल की तरह की होती है, जिससे फनल ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ जा रहा होता है। इसी तरह जो ऐसे का इंट्रोडक्शन है, ये किसी एक ब्रॉड बात से स्टार्ट हो रहा होगा, जेनेरिक बात से स्टार्ट हो रहा होगा, एंड इट विल ट्राई टू रीच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट।
और रिवर्स फनल ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट हो जाए कि आप अपने एक पॉइंट से शुरू कर रहे होंगे और एक ब्रॉड बात पे जाके अपना पैराग्राफ एंड कर रहे होंगे। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि फनल अप्रोच को लेके चलें, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू हैंडल और आपको अच्छे मार्क्स दे जाती है और इसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। वो इस वजह से कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, दिस इज़ बेसिकली अ जर्नी फ्रॉम टॉपिक टू योर थीसिस स्टेटमेंट। व्हाट इज़ अ टॉपिक? जो हमने डिफरेंट आउटलाइंस किए उनके अंदर टॉपिक था डेमोक्रेसी। ऐसे का टॉपिक जो स्टेटमेंट आई ऐसे की वो थी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा डेमोक्रेसी से, इंट्रोडक्शन फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट नहीं होगा। सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम डेमोक्रेसी टू दैट थीसिस स्टेटमेंट। पूरे जो 8-10 लाइनें वो स्टार्ट डेमोक्रेसी से होंगे और जो आपका आखिरी जुमला जाके बनेंगे वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, जस्ट लाइक अ फनल। तो हम फनल अप्रोच को फॉलो करेंगे, आपकी सिस्टमेटिक चीज़ रहती है। और अगर रिवर्स फनल में जाने की कोशिश करें तो अक्सर आप ठीक शुरू तो अच्छा करते हैं, आप एक पॉइंट से स्टार्ट करें, लेकिन बातें करते करते काफ़ी ब्रॉड जगह पे निकल जाते हैं और आपका फिर उससे अगला इंट्रोडक्शन से जो अगला पैराग्राफ है वो आपको समझ नहीं आ रही होती कि उसको किस तरह से लिंक बनाए पिछले पैराग्राफ के साथ, स्टार्ट किस तरह से किया जाए। तो हम फनल बेस्ड अप्रोच को लेकर चलेंगे और फनल बेस्ड अप्रोच के अंदर इसको भी हम 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है कि इस पैराग्राफ के हमने 3 पार्ट्स अगर करने तो वो कौन से होंगे। एक इसका इंट्रोडक्शन का स्टार्ट होगा, एक उसका एंड होगा और एक उसका दरमियान वाला पार्ट होगा। तो हमें इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ स्टार्ट किस तरह से करना चाहिए। स्टार्ट करने के कुछ इंटरेस्टिंग बड़े तरीके हैं और आपको डिफरेंट तरह के तरीके मिलेंगे। मैं आपको आइडियाज़ दे देता हूँ और आप लोगों ने एग्जीक्यूशन उसकी खुद ही करनी है। आइडियाज़ क्या हो सकते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन किसी वेरी इंटरेस्टिंग और मज़े की कोई बात हो कि आप एग्जामिनर जब पढ़े तो वो कहे कि यार ये तो बड़ी बात ऐसी है कि मुझे तो अपील कर गई है, मैं तो मतलब ये अब आगे मुझे पढ़ना पड़ेगा। इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ फैक्ट दैट मालदीव्स विल नो लॉन्गर बी अ कंट्री इन 2050। अब एक बंदा अगर ये बात पढ़े तो उसको दिल करेगा कि भाई ये क्या बात कर दी, क्यों मालदीव्स कंट्री नहीं होगा 2050 में। सो क्लाइमेट चेंज के आप ऐसे में लिख सकते हैं बिकॉज इट विल ड्राउन अंडर द ओशन। तो इस तरह की आप इंटरेस्टिंग फैक्ट और एन इंटरेस्टिंग फिगर, अ कोटेशन, कोई अब्राहम लिंकन के कोट से स्टार्ट कर दें, कोई मज़े की कोटेशन, कोई पुरानी कहावत है वो आपको लगता है कि यार ये मैं बात करूँगा तो बड़ा मज़ा आएगा। रेफरेंस कोई आप बड़ा मज़े का दे दें कि किसी ने कोई किसी रिपोर्ट का जिक्र कर दें, किसी किताब का जिक्र कर दें, तो वो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन देता है कि बंदा बड़ा वेल रेड है। और प्लस इस चीज़ में गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है कि यार गलती अब इसमें नहीं होगी क्योंकि आपने बात नहीं की, आपने फैक्ट किसी अखबार से उठाया, किसी मैगजीन से उठाया, फिगर इसी तरह कोट आपने किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को उठा लिया या कायद-ए-आज़म को उठा लिया और इसी तरह फिर आगे आपकी कोटेशन और फिर आपका आगे जो रेफरेंस है वो भी आपकी अपनी ज़ुबानी होती है, आपने किसी की कॉपी की होती है, उसमें गलती की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। तो जब इससे आगे चलते हैं तो अब ये मैंने जो आपको तरीका बताया ये वो तरीका है जो शायद 1000 लोग कर रहे हों और 12,000 लोगों ने पेपर देना है तो उसमें से 1000 लोग शायद ये कर रहे हों। तो इससे बेहतर तरीका और क्या है? इससे बेहतर तरीके 2 और हैं। उसको कहते हैं एनेक्डोट और एनोलॉजी। एनेक्डोट अब क्या होता है? एनेक्डोट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। 2-3-4 जुमलों के अंदर जो आप स्टोरी बना के बात करते हैं, एक डिबेट की जिस तरह ओपनिंग होती है उस तरह की कहानी होती है और ये एग्जामिनर को पकड़ लेती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मेरा ऐसे था, माइनॉरिटीज़ ऑफ फेड नो वन वांट्स, कैन नेशनलिज्म बी रियली इंक्लूसिव। इससे मैंने स्टार्ट कुछ इस तरह से किया था कि देयर इज़ अ मीटिंग गोइंग ऑन इन अ रूम और उस मीटिंग में पीछे मैप लगा हुआ है और उस मैप में पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट दिखाया गया हुआ है और वो मीटिंग किसकी है? वो मीटिंग है आरएसएस की और आरएसएस क्या है? वो बीजेपी का मिलिट्री विंग है। एंड व्हाट इज़ बीजेपी? बीजेपी इज़ द पार्टी इन पावर इन इंडिया। सो द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इज़ सो हाई इन इंडिया कि अभी तक वो पाकिस्तान को अपना पार्ट समझते हैं। तो सोचें इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। तो वो एक छोटी सी कहानी थी जो कि विच इज़ वेरी ट्रू और ये मैंने एक जगह पे पढ़ी थी तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। इसी तरह आप लोग फेमिनिज्म के ऐसे वो कंदील बलोच की स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म को आप स्टार्ट कर सकते हैं, एपीएस अटैक से कर सकते हैं। तो आपने वो चीज़ ढूंढनी है कि एग्जामिनर को क्या अपील करेगी। आप इसको अपने स्टोरी नहीं लिखते, वो प्यासे कव्वे वाली नहीं होती, आई वी का यूज़ नहीं होगा। आप एक थर्ड पार्टी बन के इसको स्टोरी को मेंशन करेंगे और ये एनेक्डोट एक बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये डर है कि आप इसको ज़्यादा बड़ी बात पे ना ले जाएं, 4-5-6 जुमले से ज़्यादा ना हो जाएं और फिर मसला ख़राब हो जाएगा। इवन के आप 5 जुमले भी ठीक नहीं है, 3 to 4 सेंटेंसेस आर ओके।
इसी तरह एनोलॉजी है, एनोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, इट इज़ बेसिकली ट्रांसफरिंग द मीनिंग फ्रॉम सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू अनदर। ये जैसे हम कहते थे कैट इज टू डॉग एज अ टेबल इज टू चेयर, उसी तरह की कहानी होती है कि आप एक चीज़ समझाते हैं और दूसरी चीज़ समझ लग जाती है एग्जामिनर को, और इसी तरह जो भी पढ़ने वाला है उसको दूसरी चीज़ समझ लग जाती है। इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, इसकी एप्लीकेशन ऐसी है कि मैं कह दूं कि जिस तरह आप डेमोक्रेसी जो है वो एक पौधे की तरह है। आप उस पौधे को, छोटा सा पौधा है, आप उसको ज़मीन में लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको ख्याल रखते हैं, फिर आहिस्ते से वो बड़ी होती है, फिर वो आपको साया भी देती है, आपको स्ट्रेंथ भी उसमें आती है और वो फल भी देती है। तो मैंने पौधे की एग्जांपल दी और आपको डेमोक्रेसी समझ लग गई। इसी तरह आप कह सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ हॉर्स कार्ट, कि उस कार्ट के अंदर जो पीछे कार्ट है वो अवाम है, जो घोड़ा है वो डेमोक्रेसी है, जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है, जो द वन हु इज़ ड्राइविंग इट, वो क्या है, वो इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन जब डेमोक्रेसी को छेड़ते हैं तो नुकसान किससे होता है, नुकसान पे हमेशा आवाम को होता है। तो इस तरह की नॉलेज जो आप खुद को क्रिएट कर सकते हैं बड़ी मज़े की। तो एनेक्डोट और नॉलेज जो है ये ज़्यादा बेहतर अप्रोचेज़ हैं, लेकिन इनको हैंडल करना उतनी मुश्किल है और ये आपको शुरू में नहीं आएंगे। आप आहिस्ते आहिस्ते लिखना शुरू करेंगे तो आप एक अच्छी स्टोरी और एक अच्छी नॉलेज डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमने फनल अप्रोच अपनी स्टार्ट किस तरह से करनी है। अब फनल अप्रोच को हमने एंड किस तरह से करना है, वो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि योर इंट्रोडक्शन शुड एंड बाय योर थीसिस स्टेटमेंट। आपके इंट्रोडक्शन का आखिरी जुमला आपकी थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम फनल बेस्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें एंड पे हमेशा आपकी थीसिस स्टेटमेंट आएगी। अगर एंड पे ये आएगी तो फिर दरमियान में क्या आएगा। अब हमें ये पता चल गया कि स्टार्ट में क्या है और एंड में क्या है, तो दरमियान में क्या आएगा। So what do we write between the start of introduction and your thesis statement, which is basically your end? So हमने इसकी बड़ा सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेके चलना है। हमने ये नहीं करना कि हमने आंखें बंद करके बस लिखना शुरू कर देना है। हमने पहले प्लान करना है कि मेरा स्टार्ट ये होगा, मैंने ये कोट लिखना है, कोटेशन लिखनी है, कोई रेफरेंस लिखना है, या एनेक्डोट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एनेक्डोट लिखता हूँ, मेरे 3-4 जुमले उसमें चले गए, एक थीसिस स्टेटमेंट का जुमला है, 4 हो गए। अब मेरे पास कितने जुमले बचे हैं, 5 से 6 जुमले बचे हैं। उन 5 से 6 जुमलों में मैं क्या बात कर सकता हूँ। अब मैंने जेनेरिक से स्पेसिफिक की तरफ जाना है, तो मैं किसी एक ब्रॉड फैक्ट फिगर से, टेररिज्म कैसे है तो मैं वर्ल्ड के कोई वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर दे देता हूँ कि इस तरह से कोई बात शुरू करता हूँ कि दुनिया के 68 कंट्रीज़ अभी तक टेररिज्म से जंग कर रहे हैं। इस तरह की बात कर सकता हूँ कि वो पूरी दुनिया के बारे में बड़ी रेलिवेंट हो। फिर मैं एक स्विचिंग सेंटेंस देता हूँ कि द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इज़ नो डिफरेंट। पाकिस्तान में भी ये मसले मसाइल चल रहे हैं, और फिर पाकिस्तान का बताता हूँ कि पाकिस्तान की हमारी इकॉनमी को कितना मसला हुआ है इससे, और इतनी हमारी ह्यूमन रिसोर्स इंगेज रही, इतनी डेथ्स हुई हैं हमारी। पाकिस्तान के बारे में मैंने बात कर दी। और फिर मैं बताता हूँ स्टेक होल्डर्स, बताता हूँ एक जुमले में बताऊँगा कि स्टेक होल्डर्स के हैं सिस्टम में, अवाम भी, हुकूमत भी, इकॉनमी भी, सोशल सेक्टर भी, पॉलिटिकल सेक्टर भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, हर चीज़ सफ़र कर रही है। और फिर मैं एक जुमला, कोई ये ज़रूरी नहीं कि मैं सारी की सारी चीज़ें यूज़ करूँ, इनमें से मैं कुछ जुमले यूज़ कर सकता हूँ। एक मैं कर सकता हूँ कि सेंटेंस फ्रॉम योर आउटलाइन, कि आपके आउटलाइन के अंदर से कोई एक अच्छा हेड का आप जुमला बनाएं कि डेमोक्रेसी कुड नॉट फ्लरिश इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द अर्ली डिमाइज ऑफ कायद-ए-आज़म, बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह करके आप जुमला बना सकते हैं। और उसके बाद आप ग्रेविटी सिचुएशन बता सकते हैं कि ग्रेविटी क्या है, पहले हम किस स्टेज पे थे और अब हम टेररिज्म इंडेक्स में 97 से 147 पे चले गए हैं। इस तरह का बता सकते, ग्रेविटी मसले की पता चले। फिर आपको इंटरेस्टिंग रेफरेंस दे सकते हैं कि यूएनडीपी की रिपोर्ट आ गई है, या यूएन की, या वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, उसका जिक्र कर दें तो वो आपकी बात को वैलिडेट कर देगी। एंड इवेंचुअली ऑन टू योर थीसिस स्टेटमेंट। और आखिरी जुमला आपका क्या होगा, हमेशा थीसिस स्टेटमेंट होगी आपकी। तो आपका इंट्रोडक्शन ब्रॉडली इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर, अगेन आई वुड से इट एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि उसमें स्टार्ट आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर, कोट, कोटेशन, रेफरेंस एंड एनेक्डोट और नॉलेज, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। दरमियान में आके अपना पूरा प्लान करेंगे, एक एक जुमला प्लान करके उनको साथ लेके चलेंगे। उन जुमलों को आपस में आप जोड़ेंगे कंजंक्शंस के साथ। वो आपने खुद देखने की कॉम्प्लीमेंट्री कंजंक्शन आएगी या फिर कंट्रास्टिंग कंजंक्शन आएगी। एंड देन इवेंचुअली ऑन टू योर थीसिस स्टेटमेंट। तो कंजंक्शंस की जो मैंने बात की उस बात पे ज़रा गौर करना है आपने, क्योंकि इस पैराग्राफ को जोड़ना आपस में बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज सेंटेंसेस आर डिफरेंट। तो आपने देखना है कि अगर पिछली बात कोई अगली बात से सिमिलर हो रही है, कुछ चीज़ें सेम तरह की, तो उसमें सिमिलरली लग जाएगा। अगर डिफरेंट है तो इन कॉन्ट्रास्ट लग जाएगा, मोर ओवर, मीन वाइल, इस तरह की चीज़ें लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का हमारा इंट्रोडक्शन कुछ होगा।